नमस्कार दोस्तों, सहस्त्र ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म की यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सीजी टेट में मौर्य साम्राज्य से पूछे गए प्रश्नों के साथ मौर्य साम्राज्य को पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मौर्यकालीन इतिहास जानने के श्रीलंका के साहित्यिक स्रोतों के नाम हैं। ऑप्शन ए कंग्यूर तंग्यूर, ऑप्शन बी दीपवंश महावंश, ऑप्शन सी बौद्ध स्रोत सूत्र, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमें बताना है कौन से स्रोत जो श्रीलंका के साहित्य है उससे मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दीपवंश और महावंश। तो ये दीपवंश और महावंश जो है ये जो है बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना जो है श्रीलंका में हुआ है। इसमें जो है श्रीलंका में बौद्ध धर्म के विकास को बताया गया है और भारत के साथ के संबंधों को भी बताया गया है। और अगर ऑप्शन ए कंग्यूर तंग्यूर की बात करें तो यह भी एक बौद्ध ग्रंथ है। इसकी रचना जो है तिब्बत में हुआ है। तो इसमें तिब्बत में जो बौद्ध धर्म का विस्तार कैसे हुआ उसको कंग्यूर और तंग्यूर में बताया गया है। और बौद्ध स्रोत जो सूत्र है इसमें जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए उनके दैनिक जीवन के लिए जो नैतिकता है, दैनिक दिनचर्या और जो नियम कानून है वो सब दिए गए हैं इसमें बौद्ध सूत्र में। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जैसे कि सभी ऐतिहासिक स्रोत को जानने के लिए 3 आधार पर वर्गीकरण करते हैं, वैसे ही मौर्यकालीन इतिहास को जानने के लिए भी हम इसका 3 आधार पर वर्गीकरण करते हैं। तो एक होता है साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है विदेशी स्रोत और तीसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। तो मौर्य काल के लिए कौन सा साहित्यिक स्रोत है उसे जान लेते हैं। तो सबसे प्रमुख है कौटिल्य का अर्थशास्त्र और बौद्ध ग्रंथ दीपवंश, महावंश और दिव्यवदान। साथ में जैन ग्रंथ से भी मिलता है जो कल्पसूत्र है, जिसके लेखक थे भद्रबाहु। कल्पसूत्र की रचना की है भद्रबाहु। तो परिशिष्ट पर्व इसकी रचना किए हैं हेमचंद। इसके अलावा है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस, इससे भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। अगर विदेशी स्रोतों की बात करें तो सबसे प्रमुख है मेगास्थनीज की इंडिका। मेगास्थनीज के अलावा प्लिनी, निर्याकस और अन्य भी विदेशी यात्री थे जिन्होंने अपनी यात्रा विवरण में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी दी है। उसके बाद तीसरा है पुरातात्विक स्रोत। तो पुरातात्विक स्रोत में चंद्रगुप्त का शौहगरा और महास्थान अभिलेख जो कि बांग्लादेश से प्राप्त हुए हैं, और अशोक के जो सभी अभिलेख हैं उससे तो जानकारी मिलता ही है। साथ ही रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, इससे भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होता है। तो आप इस सब को याद रख सकते हैं क्योंकि मौर्यकालीन इतिहास के स्रोत से प्रश्न पूछा जाता है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना मौर्य वंश के इतिहास क्रम की पृष्ठभूमि है। ऑप्शन ए महावीर की मृत्यु, ऑप्शन बी बुद्ध की मृत्यु, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर का आक्रमण, ऑप्शन डी कलिंग युग। तो मौर्य वंश की स्थापना में पृष्ठभूमि कौन सी घटना ने निभाया है। तो अगर पहला ऑप्शन देखिए तो महावीर की मृत्यु, ये कब हुआ था, ये जो है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। और बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। अलेक्जेंडर जिसे सिकंदर के नाम से भी जानते हैं, तो सिकंदर का आक्रमण जो है कब हुआ था, ये हुआ था 325 ईसा पूर्व में। और कलिंग युद्ध हुआ है 261 ईसा पूर्व में। और मौर्य वंश की स्थापना हुआ था 322 ईसा पूर्व में। तो इस आधार पर अगर देखें तो इसके करीब कौन सा है, तो ये 325 जो कि अलेक्जेंडर का आक्रमण। तो ये जो है मौर्य वंश के इतिहास का क्रम था, पृष्ठभूमि था ये। तो ये कैसे पृष्ठभूमि था ये समझते हैं इसे। तो सिकंदर का भारत आक्रमण कब हुआ था, 325 ईसा पूर्व में। भारत में सिकंदर जो है आक्रमण करता है। सिकंदर कौन था, तो सिकंदर जो है मकदूनिया का शासक था, जब विश्व विजय के लिए निकला हुआ था। झेलम का युद्ध, तो सिकंदर जो सबसे पहले आता है तक्षशिला क्षेत्र में, तो तक्षशिला का राजा रहता है, उसको समर्पण कर देते हैं। फिर वो पंजाब पहुंचता है, तो पंजाब के शासक रहते हैं उस समय पोरस। तो पोरस जो है उनसे युद्ध करते हैं
और वहाँ होता है सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध, जो है झेलम नदी के किनारे होता है। झेलम नदी का प्राचीन नाम है वितस्ता। इस कारण इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध के नाम से भी जानते हैं, जिसमें सिकंदर विजय होता है, परंतु पोरस के पराक्रम को देख के उससे प्रसन्न होकर वह उसका राज्य उसे वापस कर देता है और उसे अपने अधीन शासक शासक रखता है। और इस समय सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो मगध में नंद वंश का शासन था और यहाँ के शासक थे धनानंद। तो धनानंद जो है सिकंदर के समकालीन थे। तो फिर ये इसी धनानंद को पराजित करके 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना की। तो मौर्य वंश की स्थापना हुआ है 322 ईसा पूर्व में। चलिए अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? तो मौर्य वंश की राजधानी कौन सा था? तो इसका सही उत्तर है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र जो है मौर्य साम्राज्य की राजधानी था। पाटलिपुत्र का इससे पहले राजधानी क्या था? गिरिवज्र या फिर राजगृह। मगध साम्राज्य की राजधानी था ये तीनों जो है मगध साम्राज्य की राजधानी रहा है। अगर सांची की बात करें तो सांची यहाँ अशोक द्वारा स्तूप बनाया गया था, जिसे सांची के स्तूप के नाम से जानते हैं। सारनाथ में गौतम बुद्ध को बुद्ध द्वारा पहला उपदेश दिया गया था। और रतनपुर जो है कलचुरियों की राजधानी था। तो इतना आपको याद रखना है। चलिए अब आगे प्रश्न देखने से पहले हम लोग मौर्य साम्राज्य के शासकों के बारे में जान लेते हैं, उनके क्या कार्य हुए उनके कार्य समय में, उसको जान लेते हैं। तो देखिए मौर्य साम्राज्य जो है 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक का था। इस समय जो है बहुत सारे शासक होते हैं, परंतु मेन रूप से 3 शासक हुए। पहला तो चंद्रगुप्त, दूसरा है बिंदुसार और तीसरे होते हैं अशोक। तो ये जो है 3 महत्वपूर्ण शासक हैं और इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले चंद्रगुप्त के बारे में जान लेते हैं। तो चंद्रगुप्त जो है मौर्य वंश का संस्थापक था। यूनानी लेखकों ने इन्हें सेंडिकोटस कहा है, तो इनका अन्य नाम है सेंडिकोटस। फिर 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। तो ये सेल्यूकस निकेटर जो है सिकंदर का सेनापति था। तो इसे ये पराजित करते हैं 305 ईसा पूर्व में। तो इस जो 305 ईसा पूर्व है इसको याद रखना है। फिर सेल्यूकस निकेटर जो है पराजित होने के बाद 500 हाथी और 4 प्रांत, जो 4 प्रांत कौन से थे? काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये जो है चंद्रगुप्त को देते हैं और साथ ही अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ कराते हैं। और कुछ समय पश्चात सेल्यूकस निकेटर जो है मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में राजदूत नियुक्त करते हैं और यही मेगास्थनीज जो है इंडिका की रचना करेगा, जिसमें वह चंद्रगुप्त के समय के राज व्यवस्था, प्रशासन, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाओं का वर्णन करता है। आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त का एक राज्यपाल था जिसका नाम था पुष्पगुप्त। इसके द्वारा जो है सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया। सुदर्शन झील का तो इसकी जानकारी हमें रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है और इसी जूनागढ़ अभिलेख में ये भी जानकारी मिलता है कि इसके जीर्णोद्धार जो है अशोक, स्कंदगुप्त और रुद्रदामन द्वारा कराया गया था। चंद्रगुप्त जो है जैन मत अनुयायी था, जैन धर्म को मानने वाला था और इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा जो है भद्रबाहु से लिया था। जीवन के अंतिम दिनों में वे श्रवणबेलगोला चले गए जो कर्नाटक में है और वहाँ उन्होंने संलेखना पद्धति से अपने जीवन को त्याग कर दिया। संलेखना पद्धति में जब इनको लगने लगता है कि वे मृत्यु के करीब हैं तो वे अपने खाना पीना सब त्याग देते हैं और अपने जीवन को त्याग देते हैं। इसी को संलेखना पद्धति कहा जाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं बिंदुसार के बारे में। तो बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में शासक बनते हैं। 298 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त की मृत्यु हुआ, उसके बाद वे शासक बने बिंदुसार। इनका अन्य नाम अमित्रघात है। अमित्रघात, तो अमित्रघात का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला।
तो इन्होंने बहुत सारे अपने शत्रुओं को नाश किया, इसलिए इन्हें अमित्रघात नाम से पुकारा जाता है। बिंदुसार जो है अपने विदेशी संबंधों के लिए प्रसिद्ध है। इनका संबंध जो है सीरिया और मिस्र जैसे राष्ट्रों के साथ था। तो सीरिया के राजदूत थे डायमेकस, वे जो हैं बिंदुसार के दरबार में आए थे और इन्होंने सीरिया के संबंध में कुछ विशेष बात बताई थी, जिसमें उन्हें वहाँ की अंजीर और शराब इनके बारे में बताए थे, जो बहुत ही स्वादिष्ट होता है करके। तो बिंदुसार जो है सीरिया के शासक से अंजीर और शराब और इसके साथ साथ एक दार्शनिक की मांग करते हैं। तो सीरिया के सम्राट अंजीर और शराब भिजवाते हैं, परंतु दार्शनिक नहीं भिजवाते, क्योंकि उनका मानना रहता है कि दार्शनिक जो है भेंट की वस्तु नहीं होता है। फिर मिस्र के राजदूत भी आए थे बिंदुसार के दरबार में। तो मिस्र के राजदूत का नाम था डायनोसियस। तो इन दोनों का नाम याद रखना है आपको, डायमेकस और डायनोसियस। फिर इनके शासनकाल में ही तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था। तो तक्षशिला उस समय शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, शिक्षा और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण केंद्र था तक्षशिला। तो वहाँ विद्रोह हुआ। तो विद्रोह का दमन करने के लिए पहले सुसीम को भेजते हैं, इनका बड़ा पुत्र होता है सुसीम उन्हें। फिर बाद में वे अशोक के भेजते हैं। फिर अशोक तक्षशिला के विद्रोह को बहुत क्रूरतापूर्वक दमन करता है। चलिए अब प्रश्न देखते हैं, अशोक के संबंध में आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से किस यूनानी शासक के साथ चंद्रगुप्त मौर्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी सेल्यूकस निकेटर, ऑप्शन सी मेट्रोडोटस, ऑप्शन डी एलेक्जेंडर। तो इनका वैवाहिक संबंध किसके साथ था चंद्रगुप्त का? सेल्यूकस निकेटर के साथ। इनकी पुत्री हेलेना का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य से। तो ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मौर्य सम्राट ने जैन भिक्षु बनने के पश्चात सिंहासन त्याग दिया? चंद्रगुप्त, अशोक, कुणाल, बिंदुसार। तो कौन त्यागते हैं? जैन भिक्षु बनने के बाद चंद्रगुप्त जो है अपने सिंहासन को त्याग के चले जाते हैं। तो ये जो है किनसे लेते हैं? भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेते हैं। और वे कहाँ चले जाते हैं? श्रवणबेलगोला। और वहाँ सरलिखनी विधि से अपने प्राण त्याग देते हैं। अशोक के संबंध में तो जानते हैं आप लोग, आगे देखेंगे। और कुणाल जो है ये अशोक के बाद के शासकों में से एक है। कुणाल बिंदुसार चंद्रगुप्त का पुत्र। अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चाणक्य, ऑप्शन सी संप्रति, ऑप्शन डी धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो वे थे चाणक्य। तो प्रधानमंत्री थे चाणक्य। फिर बाणभट्ट जो है कौन थे? ये जो है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। इन्होंने हर्ष चरित्र की रचना की है। फिर संप्रति, ये भी जो है अशोक के पुत्र थे। अशोक के बाद के शासकों में से एक थे संप्रति। अगला देखते हैं, अब यहाँ चाणक्य के संबंध में जान लेते हैं। तो चाणक्य जो है चंद्रगुप्त के गुरु और प्रधानमंत्री थे। इनके अन्य नाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं इन्हें। इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना की। तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया है। इन्होंने 18 शीर्ष अधिकारियों को 18 तीर्थ कहा है और 27 अध्यक्षों का वर्णन किया है तथा 9 प्रकार के दास और 8 प्रकार के विवाह का भी वर्णन किया है और 2 प्रकार के न्यायालय बताए हैं, जिसमें एक है धर्मस्थयी और दूसरा है कंटक शोधन। धर्मस्थयी जो है अभी वर्तमान के दीवानी न्यायालय के समान था और ये जो है फौजदारी न्यायालय के समान था कंटक शोधन। प्रश्न देखते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार क्षेत्रक किसे कहा जाता था? तो क्षेत्रक का अर्थ, क्षेत्र का पहले अर्थ होता है भूमि। तो क्षेत्रक क्या होगा? भूमि का स्वामी। तो भूस्वामी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंडिका का लेखक था? ऑप्शन ए अल्बरूनी, ऑप्शन बी जस्टिन, ऑप्शन सी मेगास्थनीज, ऑप्शन डी स्ट्रोबो। तो इंडिका के लेखक थे मेगास्थनीज। तो इसने भी जो है
मौर्यकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था का विस्तार से वर्णन किया है। और अल-बरूनी ये जो है मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था और इन्होंने तहकीक-ए-हिंद की रचना की है। तहकीक-ए-हिंद, इसमें मध्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलता है। जस्टिन ये यूनानी लेखक थे, अरिस्टोबे भी यूनानी लेखक थे। इन्होंने अपनी रचनाओं में ही चंद्रगुप्त को सैंडकोटस कहा है। अगला देखते हैं। अब यहाँ अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। तो अशोक का कार्यकाल जो है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक के था। तो 273 ईसा पूर्व में इनके नियंत्रण में आ गया था मगध साम्राज्य, परंतु इनका राज्याभिषेक जो है 269 ईसा पूर्व में होता है। और राज्याभिषेक से पूर्व वे उज्जैन के राज्यपाल थे। देखिए कहाँ के राज्यपाल थे? उज्जैन के। तो उज्जैन की जगह में अवंती भी हो सकता है अगर उज्जैन नहीं रहे तो, क्योंकि अवंती की राजधानी था उज्जैन। और इसके अलावा तक्षशिला हो सकता है, क्योंकि ये दो जगह के तक्षशिला का जो विद्रोह था उसके दमन करने के बाद वो वहाँ के भी राज्यपाल वही हो गए। फिर है अशोक जो है 261 ईसा पूर्व में, जो कि इनके राज्याभिषेक का 8वां वर्ष था, वे जो है कलिंग पर आक्रमण करते हैं और कलिंग को विजय करते हैं, जिसकी जानकारी हमें अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होता है। कलिंग विजय की जानकारी, कलिंग विजय में आक्रमण में इन्होंने भीषण संहार किया और ये भीषण संहार को देखकर इनका हृदय परिवर्तित हो जाता है और ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। फिर अभिलेखों के माध्यम से वे बौद्ध धर्म का प्रसार करते हैं, इसलिए इन्हें भारत में अभिलेख प्रचलन का श्रेय दिया जाता है। ये जो है अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका भेजते हैं। देखिए महेंद्र और संघमित्रा जो है बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका गए रहते हैं। और अशोक की अभिलेखों की भाषा और लिपि के संबंध में अगर जाने तो इनकी भाषा जो है अभिलेखों की भाषा प्राकृत था और लिपि में 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया गया है। एक है अरमाइक लिपि। तो अरमाइक लिपि इनके 3 अभिलेखों में प्राप्त हुआ है, जो तक्षशिला, कंधार और लघमान के अभिलेख हैं। तो ये 3 अभिलेख जो हैं अरमाइक लिपि में लिखे गए हैं। फिर खरोष्ठी लिपि, 2 अभिलेख जो है खरिष्ठी लिपि में लिखे गए हैं, जो कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा का अभिलेख है। फिर तीसरा है ग्रीक लिपि। तो ग्रीक लिपि में अफगानिस्तान के अभिलेखों जो प्राप्त हुए हैं वे जो है ग्रीक लिपि का प्रयोग किया गया है उसमें। और चौथा है ब्राह्मी लिपि। तो जो भारत में प्राप्त हुए हैं वे सभी अभिलेखों में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। और अभिलेखों में अशोक का नाम और उपाधि क्या क्या मिला है इसे देख लेते हैं। तो देखिए इनका अशोक का नाम अशोक 4 अभिलेखों में प्राप्त हुआ है, जो है मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उद्गोलम। एक बार और देखिए मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर, उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक प्राप्त हुआ है। और एक अभिलेख है देवनाम प्रियदर्शी अशोक राजा प्राप्त हुआ है, जिसमें तो अशोक राजा कहा गया है गुर्जरा का लघु शिलालेख में, तो इसे भी याद रखना है। फिर बाकी जो अन्य सभी अभिलेख बच गए उसमें देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। तो इनके अभिलेखों में ज़्यादातर नाम जो है देवनाम प्रियदर्शी ही मिला है। ये 4 अभिलेखों में बस मिला है इनका नाम अशोक। और रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख बोलते हैं रुद्रदामन का, उसमें क्या नाम है? अशोक मौर्य कहा गया है इसमें, अशोक मौर्य। चलिए और देखते हैं अशोक का बौद्ध तीर्थ की यात्रा। तो अशोक ने बौद्ध तीर्थों की यात्रा कब और कहाँ की है उसे देखते हैं। तो वे जो है बौद्ध तीर्थ की सबसे प्रथम यात्रा जो है अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष करते हैं। सबसे पहले कहाँ का करते हैं? बौद्ध गया क्या। उसके बाद जो है राज्याभिषेक के 12वें वर्ष वे निगाली सागर इन यहाँ का यात्रा करते हैं। ये जो है नेपाल में स्थित है, ये भी बौद्ध दार्शनिक स्थल है। उसके बाद 20वें वर्ष में ये लुम्बिनी की यात्रा करते हैं। तो ये जो है अशोक के बौद्ध तीर्थों की यात्रा है। तो सबसे पहले वे बोध गया की यात्रा किए थे। फिर इनके समय में ही 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था पाटलिपुत्र में, जिसके अध्यक्ष से मोगली पुत्र तीस्त अध्यक्ष थे। तो 250 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में।
अब प्रश्न देखते हैं। सम्राट अशोक के इतिहास जानने का मुख्य स्रोत अभिलेख है। उसके अरमाइक भाषा के कितने अभिलेख प्राप्त हैं? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन ए 3, सॉरी ऑप्शन सी बी 7, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो कितने प्राप्त हुए हैं? तो अरमाइक भाषा के 3 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। 2 तक्षशिला में मिला है, एक कंधार में मिला है और एक मिला है लघमान में। इसके अलावा खरोष्ठी लिपि के कितने प्राप्त हुए हैं? खरोष्ठी लिपि के प्राप्त हुए हैं 2। निम्नलिखित में से कौन से शिलालेख में अशोक ने स्वयं को अशोक राजा संबोधित किया है? ऑप्शन ए कर्नाटक में मास्की का छोटा शिलालेख प्रथम में, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश में गुर्जरा स्थित छोटा शिलालेख प्रथम में, ऑप्शन सी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में रेयागुड़ी स्थित छोटा शिलालेख द्वितीय में। तो कौन सा उपाधि है? अशोक राजा। तो अशोक राजा की किसमें कहा गया है? गुर्जरी का जो लघु शिलालेख है उसमें कहा गया है, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने पहली धर्म यात्रा निम्नलिखित स्थान पर की थी। तो पहली धर्म यात्रा कहाँ की हुए? बोध गया में। तो ये इसका सही उत्तर। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रसार के लिए श्रीलंका किसे भेजा? तो श्रीलंका किसे भेजते हैं वे? महेंद्र को, और इनके साथ साथ इनकी पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को जो है वे श्रीलंका भेजते हैं। मौर्य प्रशासनिक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी भू राजस्व विभाग का प्रमुख होता था? ऑप्शन ए शीताध्यक्ष, ऑप्शन बी समाहर्ता, ऑप्शन सी लॉध्यक्ष, ऑप्शन डी सन्निधाता। तो भू राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी जो है समाहर्ता कहलाता था। और अधिकारियों के बारे में जान लेते हैं। तो समाहर्ता जो है कौन थे? राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता कहलाता था। सन्निधाता कोषागार का प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्विशिक ये जो है सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी होता था। अंतर्वशिक ये सम्राट के अंगरक्षक सेना का प्रधान अधिकारी था। तो जो हम पढ़े थे ना 18 शीर्ष अधिकारी थे, तो 18 शीर्ष अधिकारी में से यही जो सर्वोच्च अधिकारी थे तो ये 3 हैं उनमें से। और 27 अध्यक्ष होते थे, इसमें ये शीताध्यक्ष हैं जो कृषि विभाग का अध्यक्ष होते हैं। मुद्रा अध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग के अध्यक्ष होते हैं। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, इतना को आप कम से कम याद रखिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।